नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूएसए या फिर सीआईए की एक ऐसी बड़ी प्लानिंग, एक ऐसा ग्रेटर प्लान जो कि इंडिया के अगेंस्ट है और जिसके तहत इंडिया के चारों तरफ जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में एक सुनिश्चित प्रक्रिया के तहत कुछ वर्षों में, फिलहाल पिछले 3 सालों में सत्ता परिवर्तन किया गया, तख्ता पलट किया गया। और ऐसा तख्ता पलट किया गया कि जो भी सरकारें उन कंट्रीज में आएंगी वो प्रो यूएस हो, प्रो अमेरिकन हो, ताकि अमेरिका के जो भी प्लानिंग्स हैं, उन्हें एयरबेस चाहिए या उन्हें और भी जो कुछ करना है वो कर सकें। आप ध्यान से देखें तो इंडिया के चारों तरफ जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इन सारी कंट्रीज में पिछले 3 सालों में सत्ता परिवर्तन किया गया है, तख्ता पलट किया गया है। पहले पाकिस्तान का तख्ता पलट किया गया जिसमें इमरान खान को हटाया गया, फिर श्रीलंका का तख्ता पलट हुआ जिसमें राजपक्षे की सरकार को हटना पड़ा, फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ जिसमें शेख हसीना की सरकार को हटाया गया, और फिलहाल नेपाल में तख्ता पलट हुआ जिसमें ओली सरकार को हटाकर एक इंटरीम सरकार बनाई गई। तो एक एक करके हर एक कंट्री को आज हम विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि यूएसए का आखिरकार क्या प्लान है और यूएसए क्या चाहता है, और ऐसे तख्ता पलट करके यूएस इंडिया को परेशान करना चाहता है या भविष्य में एक ऐसी टैक्टिक्स अपनाना चाहता है कि भाई इंडिया को हम हमेशा परेशान कर सकें, है ना, एक प्रेशर में रख सके। या फिर इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसकी विड्थ एक जगह पर आकर केवल 20 से 25 किलोमीटर है, उसको दोनों तरफ से प्रेशर दिया जाए, क्योंकि उस कॉरिडोर के ऊपर नेपाल है और उसके नीचे बांग्लादेश है। कहीं ऐसा तो प्लान नहीं है कि इंडिया को दोनों तरफ से प्रेशर किया जाए और उस कॉरिडोर को ब्लॉक किया जाए ताकि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन इंडिया से कट जाए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। आप जानते हैं कि 2001 में जब 9/11 अटैक हुआ था अमेरिका में, तो अमेरिका ने कई सारी कंट्रीज पर अटैक करना स्टार्ट किया। ठीक है, ओसामा बिन लादेन को खोजने के लिए। तो उसने भाई इराक पे अटैक किया, उसने फिर अफगानिस्तान में अटैक करना स्टार्ट किया, और उसने ये सोचा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उसको हटाया जाए। तो तालिबान सरकार के साथ करीबन 20 साल तक इनका युद्ध चलता रहा, और अमेरिका के इस युद्ध में पाकिस्तान ने उसकी पूरी पूरी हेल्प दी। पाकिस्तान ने अपने एयरबेस दिए, उनको जगह दी जिसमें अमेरिका के ड्रोन्स या जो उनके फाइटर प्लेन्स थे जो पाकिस्तान से उड़ते थे और अफगानिस्तान में बमबारी करते थे उन जगहों पर जहां पर तालिबान थे। ठीक, पाकिस्तान को इसके एवज में बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग मिलती थी, F-16 विमान उसे मिले और भी बहुत सारे रक्षा सौदे हुए जिससे पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट हुआ। लेकिन पाकिस्तान को ये जो भी पैसे मिलते थे इसका उपयोग वो भारत के अगेंस्ट करना हमेशा से चाहते थे, और अमेरिका ये बात जानता था। लेकिन अमेरिका केवल अपना हित ही मानता है कि मेरा फायदा क्या है, तो उसने पाकिस्तान को ये पैसे दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। अब भाई पाकिस्तान ने क्या किया वो समझिए। पाकिस्तान ने एक डबल गेम प्ले किया कि उन्होंने अमेरिका की हेल्प तो की, ये तो बताया कि भाई यहाँ बमबारी करते हैं, आप हमारे यहाँ से प्लेन उड़ा दो, हमारे यहाँ से ड्रोन्स को ऑपरेट करो, और बमबारी वहां होती रही। लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन तालिबानी नेताओं की नहीं बताई, या जहां जहां पर उनकी डेंसिटी ज्यादा थी उनके लड़ाकों की, उन जगहों के विषय में नहीं बताया। ये कह सकते हैं कि बिहाइंड द पूरे सीन के पीछे पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता रहा। हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान से ही ऑपरेट होता था। हक्कानी नेटवर्क के जितने भी मेन लीडर्स थे वो पाकिस्तान से ही ऑपरेट करते थे और उन्हें पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट था। ठीक बात है। तालिबान के जो मेन नेता थे वो कतर में रहते थे, दोहा में। ठीक है, और कतर एक ऐसी कंट्री है जो अमेरिकन सपोर्ट से चलती है। अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट में वहीं पर है, और जितनी भी डीलिंग्स होती हैं आतंकवादियों की किसी कंट्री के साथ, चाहे अमेरिका और तालिबान की जो भी मीटिंग्स हुई वो कतर या दोहा में हुई। इनफैक्ट अभी भी आप देख रहे हैं
कि जो इजराइल हमास का वार चल रहा है, हमास की सारी बड़ी लीडरशिप कतार में ही है और वहीं पर यूएस और उनकी मीटिंग भी हुई और जहां पर अभी आपने देखा कुछ समय पहले कि इजराइल ने वहां पर अटैक भी किया उन लीडर्स के ऊपर, जिसके ऊपर अभी काफी बवाल मचा हुआ है। तो पाकिस्तान की हम बात करें तो 18 अगस्त 2018 को इमरान खान ने वहां पर एज ए प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन किया, प्राइम मिनिस्टर वहां के बने, इलेक्शन के बाद बने, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर माना गया उनको, काफी लोकप्रिय नेता थे, काफी नीट एंड क्लीन छवि थी उनकी, इनफैक्ट पाकिस्तान में एक हीरोइक छवि वाला नेता वो था, क्योंकि ये वही इमरान खान है जिन्होंने 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जीत दिलाई थी, तो वो वहां के हीरो थे, पहले भी थे, आज भी हैं। इनफैक्ट इमरान खान आज तक का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है पाकिस्तान में, उस समय भी लोकप्रिय थे 2018 में और आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो भाई 2018 18 अगस्त को इमरान खान वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। उस समय सरकार थी ट्रम्प की और उस समय तक ऐसा होने लग गया था कि ट्रम्प परेशान हो चुके थे कि भाई इस तालिबान के मैटर में फाइट करते हुए हम जीत नहीं पा रहे हैं, पूरी तरीके से इसे खत्म नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने दोहा में बातचीत करना स्टार्ट किया तालिबान सरकार से। इसमें पाकिस्तान को उन्होंने साथ में नहीं लिया, इनफैक्ट उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम भी लगाया कि आप लोगों ने डबल गेम प्ले किया है, आपने हमसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए हैं और उसको लेकर भी आपने हमारे साथ काम नहीं किया, आपने तालिबान का सपोर्ट करते रहे, तालिबानी नेताओं को आपने आश्रय दिया और सपोर्ट भी किया। और इमरान खान तो इनफैक्ट तालिबानी सपोर्टर थे, तभी उन्हें तालिबान खान भी कहा जाता था। अगस्त 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। आप सभी ने देखा होगा कि बगराम एयरपोर्ट पर कैसे अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट थे, उसमें सैनिक और सामान भर के जा रहा था और कैसे अफगानिस्तान के हजारों लाखों लोग सड़कों पर थे, एयरपोर्ट को घेरे हुए थे, प्लेन के आसपास थे और कुछ लोग तो उस प्लेन के ऊपर भी चढ़ गए और जब वो प्लेन आसमान में गए तो वहां से लोग नीचे भी गिरे थे, उसके भी वीडियोस आपने देखे होंगे। ऐसा क्यों हुआ? वहां के लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें मालूम था कि तालिबान सरकार आने वाली है, जिन जिन लोगों ने अमेरिका का कभी भी कुछ भी सपोर्ट किया होगा उन्हें खुलेआम मारा जाएगा और आने वाले समय में वहां का सिविल कैसे चलेगा, वहां पर औरतों के साथ क्या होगा, आप जानते हैं तालिबान शरिया लॉ फॉलो करते हैं जो कि काफी हार्ड होता है। पूरी दुनिया इस बात से परेशान थी कि भाई 21वीं सदी में क्या लोग इस तरह से जिएंगे? अमेरिका ने ऐसा क्यों किया कि भाई अफगानिस्तान अब इस तरीके से जिएगा। अफगानिस्तान में इनफैक्ट वहां पर एक सरकार थी, उसकी सेना भी थी, लेकिन जो डील दोहा में हुई थी ट्रम्प की और तालिबानी नेताओं के साथ, उसमें ये कहीं ना कहीं सीक्रेटली बात हो गई थी कि आप एक बार स्टार्ट करना, टेक ओवर करना और सेना अपने आप आत्मसमर्पण कर देगी, युद्ध नहीं होगा और जो पीएम होंगे उन्हें आप जाने देना। और वही हुआ, बाकी प्राइम मिनिस्टर वहां से भाग गए और तालिबान ने पूरी सरकार पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है जी। अब इमरान खान का जब इस पूरे विषय में आफ्टर वन डे 16 अगस्त को इमरान खान वाज वेरी हैप्पी। उन्होंने बोला कि भाई अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है, अफगानिस्तान में जो वेस्टर्न कल्चर आ रहा था उसके अगेंस्ट ये उनकी जीत है और अब इस्लामिक कल्चर वहां पर आएगा, शरिया लॉ वहां पर आएगा जो कि हम लोग चाहते हैं और ये अफगानिस्तान की विन है, मैं उन्हें सपोर्ट करता हूं, वो मेरे अपने लोग हैं। मैं दुनिया से भी ये कहूंगा कि तालिबान का सपोर्ट करें और तालिबान को आइसोलेट ना करें, तालिबान को पैसे दें ताकि वो अपने देश की गरीबी को दूर कर सकें। इस बात को सुनकर अमेरिकन काफी परेशान हुए कि भाई ये तो वही नेता है, ये तो वही लीडरशिप है, ये तो पाकिस्तान है जिसको हमने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, इसको हमने इतना सामान दिया, इतने बिलियंस डॉलर्स दिए, इसने हमको इतना बड़ा धोखा दिया और अभी तालिबान का सपोर्ट कर रहा है। एक बात तो ये थी जिससे अमेरिका नाराज हुआ। दूसरी बात, आपको याद होगा 24 फरवरी 2022 ये वो दिन था जब पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया कि हम अब यूक्रेन पर अटैक करने वाले हैं और अटैक स्टार्ट हो गया था उस दिन। भाई साहब उसी दिन मिस्टर इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मॉस्को पहुंच गए। ये प्लान उनका पहले से था वहां जाने का, लेकिन वो इसे कैंसिल कर सकते थे, है ना? जब उनको मालूम पड़ा कि भाई यूक्रेन पे वॉर स्टार्ट हो चुका है तो उसको कैंसिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। रशिया के साथ अपनी दोस्ती बनाने के लिए वो वहां पहुंच गए और पुतिन से मिले
और उनसे ये कहा कि भाई हमको हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हमें एनर्जी दो और थोड़ा उधार पैसे वैसे दो, है ना, और रिलेशन अच्छे करते हैं। पाकिस्तान ये सोच कर गया था कि भाई चाइना तो हमारा दोस्त है ही, और चाइना भी ये चाहता था कि पाकिस्तान की दोस्ती भी रशिया से हो जाए। तो एक तो भाई रशिया से उनको ऑयल मिलता सस्ता, चाइना भी खुश होता, और सबसे बड़ी बात उन्हें क्या फायदा था कि अगर रशिया से हमारी दोस्ती हो गई तो कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है उस पर फर्क पड़ेगा। इस बात को लेकर वो वहां पर गया और वहां से वापस फिर आया। इसको देखकर पूरा वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस एकदम खफा हो गए पाकिस्तान से कि भाई ये तो हमें बैक स्टेप कर रहा है, हम रशिया के अगेंस्ट हैं, हम इस यूक्रेन वाले वॉर में यूक्रेन के साथ हैं, और ये भाई साहब रशिया जा रहे हैं दोस्ती करने। तो इस बात को लेकर अमेरिका इतना भयानक नाराज हुआ कि कहीं ना कहीं इंटरनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब इमरान खान को हटाना जरूरी है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हुआ क्या, वो देखिए, 8 मार्च 2022, है ना, जस्ट एक महीना भी नहीं हुआ था, 15 दिन बाद ही पाकिस्तान का जो अपोजिशन था जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, है ना, आसिफ अली जरदारी, इन लोगों ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की अपील कर दी इमरान खान के अगेंस्ट में कि भाई इनके ऊपर अब कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सत्ता में नहीं रह सकते, इनके पास उतनी पार्टीज का या उतनी सीट्स इनके पास अब नहीं है। 8 मार्च की बात है, ठीक है जी, ठीक है, ये बात एक्सेप्ट कर ली गई और अप्रैल के फर्स्ट वीक में रखा गया कि पार्लियामेंट में इस पे हम वोटिंग कराएंगे। 27 मार्च को 2022 को ही इमरान खान ने एक पब्लिक रैली में अपनी जेब से एक पेपर निकाला। उसने कहा कि ये पेपर एक लेटर है, एक केबल है, जिसमें लिखा है कि भाई 7 मार्च 2022 को, 8 मार्च को अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया था, उससे जस्ट एक दिन पहले अमेरिका में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ पाकिस्तानी लोग भी थे, ऑफिशियल्स भी थे जो इमरान खान के अगेंस्ट थे। उस मीटिंग में डोनाल्ड जू भी थे जो उस समय सेंट्रल और साउथर्न एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। ये कह सकते हैं कि वो उस समय हेड थे इस पूरे जोन के, ठीक है भाई। तो इस मीटिंग में ये कहा गया, अमेरिका ने ये कहा कि भाई आप लोग इमरान खान को हटाओ, अगर आप इसे हटा दोगे तो हम नई सरकार को सपोर्ट भी करेंगे, हम नई सरकार को माफ भी कर देंगे, हम पाकिस्तान को फॉरगिव कर देंगे जो भी उसने किया है। लेकिन कहीं आपने अगर इमरान खान को नहीं हटाया तो पाकिस्तान को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। मतलब सीधी सीधी धमकी थी उसमें। और बाद में जाकर ये पता चला था कि ये लेटर सही था, ये लेटर सत्य था, इमरान खान जो कह रहा था वो एकदम करेक्ट था, ऐसा हुआ था, ये मीटिंग हुई थी और यही बातें हुई थी, जो कि काफी अनडिप्लोमेटिक बातें थी एक कंट्री के अगेंस्ट। एक्चुअली इमरान खान इस तरह का लीडर था कि जब अमेरिका से कमेंट आते थे कि भाई आपने हमारे साथ डबल गेम किया है, पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया है, तो इमरान खान हमेशा उनको पलटवार करता था। वो ये कहता था कि भाई हमें एक इक्वल पार्टनर की तरह बिहेव आप करिए, आप हमको इस तरह से बात नहीं कर सकते, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, चाइना और रशिया, जिसकी कोशिश उसने की रशिया के लिए। ठीक है भाई। इमरान खान ने यह भी कहा कि भाई इस साजिश में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी जानते हैं आप लोग, बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड, है ना, और इनका ही लड़का भी है जो विदेश मंत्री बना था। तो भाई 7 मार्च को ये मीटिंग हुई थी और 27 मार्च को इमरान खान ने पब्लिकली ये बात बोल दी। उसके बाद 10 अप्रैल को वोटिंग होने के बाद इमरान खान को हटा दिया गया, शहबाज शरीफ नई प्राइम मिनिस्टर बन गए। पाकिस्तान आर्मी उनके सपोर्ट में थी। जब इमरान खान को हटाया गया, इमरान खान चूंकि काफी लोकप्रिय नेता थे वहां के, तो पूरी लोग सड़कों पर आ गए, लाखों लोग। इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लिया गया, आर्मी कैंट के जो एरियाज थे, कमांडर ऑफिस थे, उनमें आग लगा दी गई, काफी कुछ हुआ। लेकिन ना तो सरकार टस से मस हुई, ना ही आर्मी टस से मस हुई। इनफैक्ट यूएस ने भी इस विषय में कोई कमेंट नहीं किया क्योंकि यूएस तो ये चाहता ही था। ठीक है। तो भाई इमरान खान को हटाने के बाद उसके ऊपर कई सारे केस
लाद दिए गए और उसे फिर जेल में डाल दिया गया। वो आज भी जेल में ही है। उसे 14 साल की सजा हो चुकी है और भी सजाएं होना बाकी है। तो ये तो था पाकिस्तान का मैटर, जिसमें इमरान खान ने अमेरिका की बातें नहीं मानी, सीआईए की बातें नहीं मानी। उनसे कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम अपने एयरबेस आपको नहीं देंगे, हम रशिया से रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, और तालिबान हमारा दोस्त है। ये बात अलग है कि तालिबानी सरकार आने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान ने सबसे पहले पाकिस्तान को ही झिड़का और उनको ये कहा कि आप इंटरफेयर हमारे मैटर्स में मत करिए। आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अच्छे रिलेशन नहीं है। क्लियर बात है। तो सीआईए ने चाहा और पाकिस्तान में सरकार को चेंज किया और वो सरकार जो आई है वो एक कठपुतली सरकार है, यूएस के इशारों पर नाचती है। आप आज भी देख रहे हैं कि कैसे यूएस का प्रेसिडेंट आसिफ अली, जो फील्ड मार्शल है उनका, मुनीर, उसे बुलाते हैं, वो जाता है। शहबाज शरीफ भी अब जाने वाला है। जैसा अमेरिका कहेगा वैसा मुनीर करेगा। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बेटे हैं, उनकी एक कंपनी है क्रिप्टो करेंसी की जो अभी बनाई गई है 1 साल पहले, और उसका पाकिस्तान के साथ अभी एक डील साइन हुई है जिसके तहत पाकिस्तान के बलूचिस्तान में माइनिंग की जाएगी और रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले जाएंगे और क्रिप्टो करेंसी की डील हो चुकी है। इसलिए ट्रंप पाकिस्तान के इस समय काफी सपोर्ट में भी है। चलिए अब बात करते हैं श्रीलंका के विषय में। श्रीलंका में क्या इशू हुआ कि श्रीलंका ने चाइना से तो लोन ले लिया वहां पर कुछ जो बंदरगाह थे उन्हें डेवलप करने के लिए, और उसमें कहा गया कि चाइना ने बोला कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई रहेंगी और अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे तो फिर इसे हम अपने अधिकार में ले लेंगे, और उन्होंने ले भी लिया एक बंदरगाह। श्रीलंका में इतनी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुई, इतना पैसे का प्रॉब्लम हुआ कि उन्होंने एक ही दिन में बिलियंस ऑफ डॉलर की करेंसी छाप दी, श्रीलंकाई करेंसी छाप दी, जिसकी वजह से वहां पर जो भी सामान था, फूड था, उसकी कीमत बहुत बढ़ गई। अब लोग हो गए परेशान, लोग आने लग गए सड़कों पे। वहां पर इतनी हालत खराब हो गई कि फूड की शॉर्टेज हो गई। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उनसे कहा गया कि आप सड़कों पर अब जो स्ट्रीट लाइट जलती है इसे बंद कर देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। पेपर्स की कमी हो गई, स्कूल्स बंद करने पड़े, हॉस्पिटल्स में दिक्कत आई चलाने में, फॉरेन एक्सचेंज खत्म होने पे आ गया। ठीक है जी। तो इस उधारी वाला जो ट्रैप था चाइना का, इसमें इतना फंस गया श्रीलंका कि वहां पर भयानक प्रोटेस्ट हुई। हजारों लोग रोडों पे आ गए, पार्लियामेंट में घुस गए। वहां के जो प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजपक्षा, उनके घर में घुस गए लोग, वहां पर जाकर बैठ गए, वहां पर आगजनी करने लगे और इस प्रोटेस्ट की वजह से राजपक्षे को श्रीलंका छोड़ के भागना पड़ा। और इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस में भारत ने $4 बिलियन की उन्हें हेल्प की, उन्हें यहां से पेट्रोल भेजा क्योंकि वहां पेट्रोल खत्म हो चुका था, वहां पर खाना भेजा, वहां पर जितनी भी जरूरतों का सामान चाहिए था उनको, वो इंडिया ने उन्हें एज अ एड दिया, उनकी सहायता की। समझ रहे हैं आप? सहायता की, लोन नहीं दिया इंडिया ने, सहायता कर दी कि भाई आप ढंग से रहो, क्योंकि इंडिया ये नहीं चाहता कि इंडिया के जस्ट नीचे वाला एक कंट्री में ऐसी इनस्टेबिलिटी आए। ठीक है। रशिया का यूएस ने इस पूरी क्राइसिस में श्रीलंका की कोई हेल्प नहीं की, किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं की, और श्रीलंका एक तरह से मरते मरते बचा है। अभी उसकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी बहुत ठीक होने लगी है, लेकिन वहां भी लोगों ने सड़कों पर आकर सरकार को चेंज किया, तख्ता पलट हुआ, राष्ट्रपति भवन लूटा गया, राष्ट्रपति को वहां से भागना पड़ा, आर्मी को टेक ओवर करना पड़ा, फिर ये सरकार बनी। जो सरकार अभी बनी है वो प्रो इंडियन नहीं है, उतनी प्रो इंडियन नहीं है जितनी पहले की सरकारें हुआ करती थी। अब आते हैं बांग्लादेश के मैटर पे। बांग्लादेश कंट्री के विषय में आप जानते हैं कि 1971 में ये ईस्ट पाकिस्तान था और इलेक्शन हुए थे पूरे पाकिस्तान में, जिसमें मुजीबुर रहमान जीत गए थे और उनको पूरे पाकिस्तान का पीएम बनना था। लेकिन पाकिस्तान में पीएम वही बनता है जो पंजाबी होता है, एक तरह से मानते हैं वो लोग।
तो वहां पर उन्होंने मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया और ईस्ट पाकिस्तान में अपनी सेनाएं भेज दी। उन सेनाओं ने वहां लाखों लोगों को मारा, हजारों लाखों का बलात्कार हुआ, आगजनी हुई, प्योरली लूटा गया। तो वहां से भाई करीबन 4 करोड़ लोग भारत के बंगाल में आ गए एज ए रिफ्यूजी। अब भगा भी नहीं सकते हैं, मना भी नहीं कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने फिर एक वॉर अनाउंस किया बांग्लादेश की आजादी का, और भारत ने मुक्ति वाहिनी सेना जो थी बांग्लादेश की उसे सपोर्ट किया, उसे ट्रेन किया, और इंडिया ने अपनी आर्मी वहां भेजी, जिसकी वजह से बांग्लादेश को या ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से काटा गया और बांग्लादेश को बनाया गया 1971 में। और इसी युद्ध के दौरान लास्ट में 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने पब्लिकली इंडिया के सामने सरेंडर किया। विश्व के इतिहास में ऐसा केवल एक ही बार हुआ है जब किसी कंट्री की सेना ने दूसरी कंट्री के सामने इतना बड़ा पब्लिक सरेंडर किया। भारत ने बाद में उन सभी 92,000 सैनिकों को पाकिस्तान में लौटा दिया और इंडिया ने बांग्लादेश को आजाद भी कर दिया, उस पर अधिकार नहीं रखा। तो फिर बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की सरकार आई। ये मुजीबुर रहमान वही हैं, याद करिएगा, जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था कोलकाता में, जो बंगाल के उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर सोहरावर्दी, उनके एक खास बंदे थे मुजीबुर रहमान। इनफैक्ट 16 अगस्त को जो शहीद मीनार के मैदान में जो सभा हुई थी जिसमें 4-5 लाख लोग थे, जिसमें सोहरावर्दी ने ये कहा था कि जाओ और पाकिस्तान की आजादी के लिए जो कर सकते हो कर लो, आपके पास 3-4 दिन है, सरकार या पुलिस या आर्मी कोई बीच में नहीं आने वाली, दुनिया को बता दो कि हम क्या कर सकते हैं, है ना, इस्लाम का निजाम लाना है। इस तरह की बात उसने की थी और उस पब्लिक मीटिंग में मुजीबुर रहमान भी थे। तो मुजीबुर रहमान भी यही चाहते थे कि यार ये बंगाल अलग हो जाए, पाकिस्तान वहां बन जाएगा, बंगाल अलग हो जाएगा, बंगाल के पीएम सोहरावर्दी बनेंगे आज तो कल मैं भी बनूंगा। खैर बंगाल बीच में से काटा गया, ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया, ठीक है, और बाद में जाकर फिर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना और इसके पहले प्राइम मिनिस्टर बने मुजीबुर रहमान। आफ्टर सम ईयर्स उनकी हत्या कर दी गई और उनकी जो बेटी है शेख हसीना, उसने वहां पर काफी सालों तक राज किया। शेख हसीना सरकार जो थी वो हम कह सकते हैं कि प्रो इंडियन थी। वो इंडिया के साथ हर तरह के विवादों को सॉल्व करना चाहती थी। जितने भी विवाद सीमा को लेकर थे उसको सुलझाया भी गया, है ना। और जो हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं उनके लिए इंडिया काफी सेंसिटिव है और इस बात को शेख हसीना ने भी कंसीडर किया। ऐसा नहीं है कि वहां अटैक नहीं हुए, अटैक तो वहां तब भी हिंदुओं पर होते थे, लेकिन आज की तुलना में बहुत कम होते थे, ये कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश में जमात इस्लामी का प्रभाव बढ़ता गया और इतना प्रभाव बढ़ गया कि वहां की जो पब्लिक है उस पब्लिक को अगर आप देखेंगे ना तो बड़ी डिफरेंट बात है। ये उस पब्लिक को ये लगता है, वो ये मानते हैं कि बांग्लादेश की आजादी बांग्लादेश के लोगों ने ही दिलवाई है, पहली बात। दूसरी बात वो ये मानते हैं कि भारत का इसमें कोई रोल नहीं है और भारत एक हिंदू कंट्री है, वो हमारे अगेंस्ट है, वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में डिस्टर्ब करती है, हमें उसमें परेशान करती है, वो ये मानते हैं। पाकिस्तान को लेकर वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान हमारा भाई कंट्री है, ब्रदरहुड है हमारा, क्योंकि वो भी मुस्लिम है, ठीक। और वो मुजीबुर रहमान को गलत मानते हैं कि मुजीबुर रहमान ने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ा है ना। पाकिस्तान ने कोई गलत काम नहीं किया, ऐसा मानते हैं वहां के लोग। काफी कह सकते हैं कि आ, एक सिंगल डायरेक्शन में सोचते हैं, है ना। चलिए, तो शेख हसीना सरकार चल रही थी, बात हम स्टार्ट करेंगे 24 जनवरी 2017 को। तो भाई उस दिन क्या हुआ कि बांग्लादेश में एक रिवर है, पद्मा रिवर, उस रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाना था, जिसको लेके वर्ल्ड बैंक ने एक लोन पारित किया था बांग्लादेशी सरकार को, ठीक है। 24 जून 2017 को शेख हसीना सरकार ने यह कहा कि भाई वर्ल्ड बैंक ने उस लोन को टर्मिनेट कर दिया, कैंसिल कर दिया। वर्ल्ड बैंक का यह कहना था कि भाई हमने इस लोन को इसलिए कैंसिल किया है क्योंकि इस ब्रिज को बनाने में शेख हसीना सरकार ने बहुत सारे पैसे खाए हैं, रिश्वत खाई है। जबकि शेख हसीना सरकार का यह कहना था कि भाई अमेरिका में
मोहम्मद यूनिस ने हिलरी क्लिंटन के साथ मिलकर एक लॉबिंग की है और जिसमें वर्ल्ड बैंक को प्रेशर किया गया कि आप इस लोन को कैंसिल कर दें और ये इल्जाम लगा दें। बाद में जाके ये मैटर कोर्ट में भी गया, जिसमें कोर्ट ने शेख हसीना सरकार को बाइज्जत बरी भी कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई रिश्वत नहीं ली गई है। ठीक बात है। इस रिश्वत कांड को लेकर लोगों में काफी आक्रोश आया था। अब हम बात करेंगे 2024 की, लास्ट ईयर की। 2024 में 7 जनवरी को इलेक्शन होने थे। ठीक है, इलेक्शन हुए, शेख हसीना सरकार ने इलेक्शन जीता और इस इलेक्शन को जीतने में अपोजिशन पार्टीज का कोई रोल नहीं था, उनको दबाया गया। ऐसा यूएस का कहना है कि ये इलेक्शन फेयर इलेक्शन नहीं है। शेख हसीना सरकार इंडिया की मदद से जीती है, ठीक है, और ये फेयर नहीं है, मतलब इसे हम कंसीडर नहीं करते। शेख हसीना ने मई 2024 में एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। क्या कहा वो सुनिएगा, बहुत दमदार बात है। उन्होंने ये कहा कि भाई 7 जनवरी को जो इलेक्शन होने थे उससे कुछ दिन पहले एक बड़ी कंट्री के व्हाइट मैन मेरे पास आया। ठीक है, नाम नहीं लिया उन्होंने, यूएस का इशारा किया। ये व्हाइट मैन मेरे पास आया और उन्होंने ये कहा कि आपको जो इलेक्शन होने वाला है हम आसानी से जिता देंगे और उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। ठीक है, बशर्ते कि आप हमारी एक बात मान लें। आप ये मान लें कि जो बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर है वहां पर हमें मिलिट्री बेस, एयर बेस बनाना है और एक आइलैंड हमें वहां पर चाहिए। ठीक है, और जो चिटगांव है वहां से लेकर हम एक कंट्री बनाएंगे, बाद में एक क्रिश्चियन कंट्री बनाएंगे। क्रिश्चियन कंट्री क्यों बनाएंगे? अमेरिका क्यों क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता था? ताकि 2 फायदे हैं। एक तो म्यांमार में जो रेयर अर्थ है वो उसे निकालना है किसी भी कीमत पे। इस समय दुनिया में वॉर रेयर अर्थ पर ही चल रहा है। ठीक है, रेयर अर्थ की प्रॉब्लम यूक्रेन में है, अमेरिका वो भी चाहता है कि वो मिल जाए। रेयर अर्थ ही बलूचिस्तान में है, अमेरिका चाहता है वो हमें मिल जाए। और रेयर अर्थ म्यांमार में, और म्यांमार में हमें एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना है। दूसरा फायदा कि चाइना पे नजर रखेंगे, नेवल बेस बन जाएगा। ठीक, तो शेख हसीना सरकार का ये कहना था कि हमने इस पूरे जो भी ऑफर आया था इसे हमने रिजेक्ट कर दिया। खैर, शेख हसीना सरकार जीत भी गई। अब हुआ क्या, जून 2024 में जस्ट एक ही महीने बाद वहां पर एक कोटा सिस्टम लाया गया। इस कोटा सिस्टम में यह कहा गया कि जिन लोगों ने बांग्लादेश की आजादी में पार्टिसिपेट किया था उनके बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज और रिजर्वेशन उन्हें दिया जाएगा। अब इस बात को लेकर वहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गई। पूरे जून और जुलाई में वहां पर प्रोटेस्ट चली, रोड ब्लॉक कर दिए गए, हजारों लाखों बच्चे, स्टूडेंट्स या जमात इस्लामी के लोग सड़कों पर आ गए, रबर बुलेट चलाई गई, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़नी पड़ी। ये जो प्रोटेस्ट थी धीरे 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 रायोट्स में बदलने लगी, दंगों में बदलने लगी, जिसमें सरकारी इमारतों पे अटैक होना स्टार्ट हुआ, सरकारी इमारतों को जलाना स्टार्ट हुआ, हिंदू मंदिरों में अटैक होना स्टार्ट हुआ। नौबत इतनी बढ़ गई कि ऐसा कहते हैं कि वहां पर गोलीबारी की गई सरकार की तरफ से, जिसमें सैकड़ों बच्चे या सैकड़ों जमात इस्लामी के लोग मारे गए। पूरी दुनिया में ये कहा गया कि बांग्लादेश की सरकार दमन कर रही है, लोगों को दबा रही है, लोगों की बात नहीं सुन रही। 5 अगस्त को मामला इतना खराब हो चुका था कि लोग शेख हसीना के घर के आसपास तक इकट्ठे हो गए, लाखों लोग। और वहां की सेना ने शेख हसीना से यह कहा कि हम आपको अब प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो शेख हसीना को इमीडिएटली अपनी फैमिली के साथ बांग्लादेशी एयरफोर्स के विमान में बैठकर वहां से उड़कर उसे नई दिल्ली आना पड़ा, बांग्लादेश से भागना पड़ा। और उसके बाद जो बांग्लादेशी प्रोटेस्टर थे, सो कॉल्ड प्रोटेस्टर, बांग्लादेशी प्रोटेस्टर शेख हसीना के घर में घुस गए, वहां की चेयर चोरी कर रहे थे, वहां के
और सामान चोरी कर रहे थे, बक्से चोरी कर रहे थे, वहां पर शेख हसीना की जो साड़ियां थी वो चोरी करके लोगों में दिखा रहे थे, उसके जो इंटरनल वस्त्र थे वो भी चोरी करके लोगों को पब्लिकली दिखाए जा रहे थे, वहां पर जो भी खाना रखा था वो खा रहे थे। कुल मिला के ऐसा अनार्किज्म वहां फैला कि प्रेसिडेंट हाउस हो या प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं रखी गई। मुजीबुर रहमान के जितने भी बड़े बड़े स्टैचू थे वो सारे पब्लिकली गिराए गए, जूतों से मारे गए, हिंदू मंदिरों में अटैक किया गया, हिंदू मंदिरों को जलाया गया। हिंदू कम्युनिटी जिस एरिया में रहती है वहां हजारों लोग एक साथ गए, वहां लोगों को डराया, लोगों को खींच खींच के घर से निकाल के मॉब ने मारा। ठीक है। इनफैक्ट शेख हसीना सरकार की जो पार्टी है उस पार्टी के छोटे से छोटे नेता को भी बाहर निकाल निकाल के जान से मार दिया गया पब्लिकली। फिर बांग्लादेश मिलिट्री ने टेक ओवर किया। उन्होंने पहले रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया, कर्फ्यू लगाया गया ताकि माहौल ठंडा हो, और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, और उस इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर या कह सकते हैं सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। किसको? मोहम्मद यूनिस को, जो उसी दिन प्लेन से लैंड किए बांग्लादेश में और सरकार संभाली। मोहम्मद यूनिस अमेरिका के एक एजेंट हैं, एक कठपुतली हैं, जैसा अमेरिका कहेगा वैसा ही यूनिस करेंगे और वैसा ही कर रहे हैं। वहां पर बेस दिया जा चुका है, आर्मी पाकिस्तान की सेना वहां पर है, पाकिस्तान के ब्लैक कमांडो वहां पर हैं, पूरी सीआईए का फंडा वहां पर है, सीआईए वहां पर है, और जो वो करना चाहते हैं म्यांमार में वो करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक बात है। बांग्लादेश में इसके अलावा ये मोहम्मद यूनिस वही हैं जो चाइना गए थे और चाइना में जाके इन्होंने पब्लिकली ये बोला था कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो लैंड लॉक है और वो हमारे ऊपर आश्रित है, हम बंगाल की खाड़ी के किंग हैं, हमारी सहमति से कुछ हो नहीं सकता है, और नॉर्थ ईस्ट को तो कभी भी काट सकते हैं भारत से। उस मूर्ख ने पब्लिकली ये बात कही। अरे भाई, तू इतना तो समझदार होता, अगर तुझे ये बात करनी थी तो इंटरनली करता, चाइना से पब्लिकली कर दी। मोहम्मद यूनुस को यह समझ नहीं आया कि भारत के सामने बांग्लादेश एक चींटी बराबर है। बांग्लादेश आश्रित है भारत पर। बांग्लादेश के पास कोई बड़े विमान या शिप नहीं है जिससे वो अपने सामान को एक्सपोर्ट कर पाता अभी तक। भारत उसको सपोर्ट करता है, उसके सामान को अपने ट्रांसपोर्टेशन के बड़े बड़े शिपों में लाद के उसे ले जाता है दुनिया की कंट्रीज में, जिससे पैसे कमाते हैं। शेख हसीना के सरकार में बांग्लादेश अच्छी खासी प्रोग्रेस कर रहा था। इनफैक्ट उसकी ग्रोथ रेट इंडिया से भी ज्यादा होने लग गई थी। वहां पर टेक्सटाइल का दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका था, जो एक्सपोर्ट होता था पूरी दुनिया में, बांग्लादेशी टेक्सटाइल। और उस टेक्सटाइल की ज्यादातर कंपनियां को चलाने वाले लोग भारतीय ही थे। तो भारत सपोर्ट करता था बांग्लादेश को कि ठीक है, आप टेक्सटाइल बनाइए, हम इसमें कम्पीट नहीं करेंगे, आप अपना सामान बेचिए और प्रोग्रेस करिए। तो भाई, शेख हसीना सरकार ने बाइडन की बात नहीं मानी, सीआईए की बात नहीं मानी, और 6 महीने के अंदर अंदर शेख हसीना को सरकार छोड़नी पड़ी और भागना पड़ा। इमरान खान ने बात नहीं मानी, उन्हें जेल में डाल दिया गया, सरकार चेंज हो गई। शेख हसीना ने बात नहीं मानी, उन्हें निकाल दिया गया और सरकार चेंज हो गई। और आज बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस एक ऐसी सरकार चला रहे हैं, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था वो उनको भी अब लगने लगा है कि यार पहले वाली सरकार ही सही थी, ये तो वो सरकार है ही नहीं। तो ये था बांग्लादेश का मैटर। और आप समझ रहे होंगे कि सीआईए ने कैसे पाकिस्तान और उसके बाद बांग्लादेश में हिट किया। और ये कार्यक्रम बहुत जल्दी जल्दी हुआ ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। इमरान खान को हटाने में 3-4 महीने, शेख हसीना को हटाने में 5-6 महीने, बस हटा दिया गया। इसमें एक बात और आती है कि भाई बांग्लादेश में जिन लोगों बच्चों को मारा गया उन सबको हेडशॉट से मारा गया, और जब प्रोटेस्ट का वीडियोस देखेंगे तो वो बच्चे प्रोटेस्ट में आगे नहीं थे, वो बीच में थे। पुलिस अगर गोली मारती भी तो आगे वाले बच्चों को मारती, पीछे के बच्चों को कैसे गोली लग गई और हेडशॉट ही क्यों मारा गया। कई जानकारों का यह कहना है कि स्नाइपर से इन्हें मारा गया है। कोई सरकार अपने लोगों को स्नाइपर से क्यों मारेगी?
डेफिनेटली अगर आपको किसी प्रोटेस्ट को रायोट्स में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? अगर किसी प्रोटेस्ट हो रही है किसी कंट्री में और अगर 10-20 लोग मर गए तो ये प्रोटेस्ट एकदम से उफान मार जाएगी, और जब उफान मारेगी तो डेफिनेटली क्या होगा फिर? वो प्रोटेस्ट रायोट्स में बदल जाएगी, लोग आक्रोशित होंगे, चीजों को जलाना स्टार्ट करेंगे, अटैक करना स्टार्ट करेंगे, और वही हुआ। तो ये थी बांग्लादेश की बात। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में यो तो हमेशा राजशाही रही है ना, राजशाही का रूल रहा और बहुत बढ़िया रूल वहां पर रहा। 1980 के बाद वहां पर मॉइस्ट पार्टीज बनी, कम्युनिस्ट पार्टीज बनी, और धीरे धीरे वहां पर भी मॉइस्ट सरकार बनने लगी। जितने भी नेताओं के आप नाम सुनते हैं, चाहे वो प्रचंडा हो, चाहे वो ओली हो, ये सारे प्राइम मिनिस्टर जो बने थे ये सारे मॉइस्ट थे, कम्युनिस्ट थे। तो भाई हम बात स्टार्ट करते हैं 2025 4 सितंबर। वहां पर नेपाल में ओली की सरकार थी। ओली एक कम्युनिस्ट है, प्रो चाइना है, एंटी इंडिया है, ये बात सबको पता है। वहां पर ये आप मान लीजिए कि जितने भी वहां के मिनिस्टर्स थे या एक्स पीएम भी थे, सारे मॉइस्ट थे, है ना। उन सबके जो बच्चे लोग थे वो लोग फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन में घूमते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों से घूमते हैं, महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं, महंगे महंगे बैग्स हैं, महंगे महंगे पर्स हैं। तो उनकी जो इतनी लैविश और अयाशी वाली लाइफस्टाइल को देख कर नेपाल के जो लोग थे तो कहीं ना कहीं नाराज होते जा रहे थे, क्योंकि नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट था। नेपाल के करीबन 20-25 लाख लोग भारत में जॉब करते हैं और अदर कंट्रीज में भी करते हैं, वहां अनएम्प्लॉयमेंट है और इन कम्युनिस्ट नेताओं के बच्चे बाहर अय्याशी करते हैं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर एक माहौल बनने लगा था काफी समय से। इसको लेकर नेपाल में कई सारे हैशटैग चलाए गए। जैसे एक हैशटैग है नेपो बेबीज, एक हैशटैग है पॉलिटिशियन नेपा बेबी नेपाल, है ना। ये हैशटैग चले, हजारों बच्चे स्टूडेंट इसको ज्वाइन करने लगे, इस प्रोटेस्ट को, एक प्रोटेस्ट नहीं कह सकते, इस मूवमेंट को ज्वाइन करने लगे। आपको बताता हूं कौन कौन से नेपो किड्स थे। श्रीन काला काठीबाड़ा, ये 29 इयर्स ओल्ड मिस नेपाल भी रही हैं, डॉटर हैं एक्स हेल्थ मिनिस्टर विरोध काठीबाड़ा की, अब्रॉड में रहती हैं, लग्जीरियस लाइफस्टाइल है ना। इनके घर को लोगों ने बाद में जला दिया था। ये है शिवाना श्रेष्ठा, पॉपुलर सिंगर है, डॉटर है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देहुबा की। ये है स्मिता दहल, ये ग्रैंड डॉटर है कम्युनिस्ट पार्टी लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंडा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी ये पोती है, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे बहुत शेयर करती हैं चीजों को, अपने फोटोज को और अपने बैग्स को। ये है सौगात थापा, ये सन है लॉ मिनिस्टर बिंदु कुमार थापा के। ये सभी नेपो किड्स हैं और इनकी अय्याशी वाली लाइफस्टाइल को देख के सोशल मीडिया पर काफी बच्चे इकट्ठे हो रहे थे और इसको लेके आक्रोश फैलता जा रहा था, विद्रोह के स्वर आने लगे थे, हैशटैग चल रहे थे। इसको देखते हुए ओली गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये नोटिस दिया कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल सरकार के साथ रजिस्टर करिए और नेपाली सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं उन पर आगे बात करिए और एग्री करिए। अब भाई नेपाल में तो इन सोशल मीडिया का कोई ऑफिस तो है नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं। तो 26 डेट बताता हूं आपको मैं, 4 सितंबर 2025 को 26 सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया गया। पुलिस सरकार ने तुरंत बैन कर दिया इमीडिएटली। और ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म थे? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वीचैट को बैन कर दिया गया, लेकिन टिकटॉक और चाइनीज ऐप को बैन नहीं किया गया। चाइनीज तो उनके फादर है ना, फादर की साइट, फादर की चीजों को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं भाई। करीबन अब इन्होंने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का फंडा सबको क्लियर हो गया कि स्टूडेंट्स के मूवमेंट को ये झेल नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है।
अब इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, तो जो 20-25 लाख लोग इंडिया में रहते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अपने लोगों से नेपाल में, और नेपाल के स्टूडेंट में आक्रोश अच्छा खासा बढ़ गया, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट होने लगा। अब जो ये बच्चे थे इन्हें नाम दिया गया जेन जी, जनरेशन जी, कि भाई ये बच्चे जनरेशन जी के थे। मैंने तो पहली बार ये नाम नेपाल प्रोटेस्ट में ही सुना कि जनरेशन जी होता क्या है। ये कौन से अलग से बच्चे आते हैं जो जनरेशन जी के बच्चे हैं भाई। तो सोशल जनरेशन का जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये वेस्टर्न लोगों का है ना, अपना नहीं है, कि जिन बच्चों का जन्म 1883 से 1900 के बीच में हुआ है उन्हें कहते हैं लॉस्ट जनरेशन। जिनका जन्म 1901 से 1927 तक हुआ है उन्हें कहते हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन। जिनका जन्म 1928 से 1945 में हुआ है उन्हें कहते हैं साइलेंट जनरेशन। जिनका जन्म 1946 से 1964 में हुआ है उन्हें कहते हैं बेबी बूमर्स। जिनका जन्म 1965 से 1980 में हुआ है उन्हें कहते हैं जनरेशन एक्स। जिनका जन्म 1981 से 1996 तक हुआ है उन्हें कहते हैं मिलेनियल्स। तो हम लोग, मैं तो मिलेनियल्स में आऊंगा, है ना। जिनका जन्म 1997 से 2012 में हुआ है उन्हें कहते हैं जनरेशन जी। जिनका जन्म 97 से 2012 के बीच में हुआ है उन बच्चों को कहते हैं जनरेशन जी। बाद में अल्फा, बीटा, गामा और भी जनरेशन है इंडेक्स में। तो भाई ये जो जनरेशन जी, सो कॉल्ड जनरेशन जी थे, इनके पास कोई सेंट्रल लीडरशिप तो थी नहीं, केवल मॉब था, बल्क में थे ये बच्चे, ये सारे रोड पे आ गए। प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुआ। 8 सितंबर को पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट थोड़ी सी एग्रेसिव हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े, रबर बुलेट भी दागी। 8 सितंबर की शाम तक आते आते ये खबर फैलने लग गई कि भाई 19 बच्चों को मार दिया गया है। और अगले दिन 9 सितंबर को ये प्रोटेस्ट रायोट्स में बदल गई। सेम आप देख पा रहे हैं, सेम मूवमेंट, सेम बातें, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। प्रोटेस्ट मॉब में बदल गई, मॉब अटैक करने पे आ गई। भाई जो पार्लियामेंट थी नेपाल की उसे जला दिया गया, प्रेसिडेंट हाउस को जला दिया गया, सिंह दरबार कॉम्प्लेक्स जो वहां का काफी प्राचीन प्लेस है उसे जला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे ओली, उनका जो पुराना घर था रेसिडेंशियल हाउस उसे जला दिया गया, जितने भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर थे उन्हें जला दिया गया। आपने खुद देखा होगा न्यूज चैनल्स पे कि बाकी मिनिस्टर को घर से निकाल निकाल के दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। ये सारे कम्युनिस्ट थे। प्राइम मिनिस्टर भाग गए, ठीक है, बाकी नेता भी अंडरग्राउंड हो गए, और गवर्नमेंट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, कार शोरूम्स सबको जला दिया गया। इनफैक्ट एक बड़ा मीडिया हाउस है वहां पर, कांतिपुर मीडिया हाउस, उसकी सारी बिल्डिंग्स को जला दिया गया। इस मीडिया हाउस का अपना खुद का ऑनलाइन एडिशन है, kathmandupost.com, ekantiPur.com। इसको उनको रोकना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा कि जब बिल्डिंगें जल गई तो काम कैसे होगा। एयरपोर्ट्स पे अटैक किया गया, एयरपोर्ट्स को फिर बाद में बंद कर दिया गया, काठमांडू एयरपोर्ट को। तो पशुपतिनाथ मंदिर पे अटैक किया गया। मतलब ये बढ़िया है यार, हमारे मन की बात नहीं होगी तो हम ये करेंगे। देखिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपनी ही पार्लियामेंट को जलाने का क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट को जलाने का क्या मतलब है, पशुपतिनाथ मंदिर पे अटैक करने का क्या मतलब है। जनरेशन जी का ये कहना था कि 8 सितंबर को तो प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, लेकिन 9 सितंबर को हमारी प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया और लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। वो लोग कहाँ से आए थे ये हमें नहीं पता है। ये सारा जो कार्यक्रम हुआ है जलाने करने का, ये उन्हीं लोगों ने किया है। एक और अजीब बात हुई कि भाई नेपाल के जो जेल थे उन जेलों को तोड़कर 13,500 प्रिजनर्स भाग गए। 13,500 प्रिजनर्स। अब भाई जेल तो जेल है, जेल बाहर से थोड़ी ऑपरेट होता है, वो तो अंदर से ऑपरेट होता है, सारी सुरक्षा उसके अंदर होती है। तो वो कैसे भाग गए, कैसे निकल गए बाहर? तो उनको भी सपोर्ट मिला होगा कि सारी सुरक्षा हटाई गई होगी, उन्हें बाहर निकाला गया होगा, आग जलाई गई होगी, तोड़फोड़ की गई होगी बाहर से।
और जेलों से प्रिजनर्स को निकालने का क्या फायदा है? क्या वो सरकार बनाएंगे? सोचने वाली बात है। जनरेशन जी भी ये नहीं चाहेगा कि प्रिजनर्स बाहर आ जाए, मर्डरर, रेपिस्ट, ये बाहर आके क्या करेंगे? इन्हें अंदर ही रहना चाहिए। ये बाहर लाए गए ताकि इस प्रोटेस्ट में बलवा हो सके, आग लगाई जा सके। नेपाल में ऐसा भयानक दृश्य तो नहीं देखा किसी ने। खैर 9 सितंबर को ओली ने रिजाइन कर दिया और भाग गए। भाग के नेपाल में ही गए थे, सैनिक किसी बेस पर गए थे शायद। 10 सितंबर को आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, कर्फ्यू लगा दिया गया, बॉर्डर सील कर दिए गए। पहले जितना ही मलबा पड़ा है वो हटाया गया रोड से, लोगों को हिदायत दी गई घर में ही रहें। ठीक है, जो लोग होटल में फंसे थे उन्हें निकाला गया, अलग अलग कंट्रीज में भेजा गया। इंडिया का भी काफी सारे लोग थे काठमांडू में, क्योंकि इंडिया के लोग काठमांडू जाते रहते हैं भाई, वहां पशुपतिनाथ मंदिर है, लोग जाते हैं दर्शन करने। जेल ब्रेकिंग जो हो रही थी उसे स्टॉप किया गया। ठीक है, पेट्रोलिंग की गई रात में, जो हथियार लूटे गए थे आर्मी से और पुलिस से, अपील की गई कि भाई वो हथियार वापस कर दो, है ना। तो ये किस तरह की जनरेशन जी थी, ये थोड़ा सा असमंजस में है लोग, जिनको हथियार भी लूटना है, जिनको पार्लियामेंट हाउस जलाना है। ये प्रोटेस्ट करने का सही तरीका नहीं है। कुल मिला के 30 से 70 डेथ की बात होती है। 1000-1500 लोग इंजर्ड हुए थे, हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड है। इसके बाद सुशीला कार्के को वहां का प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस रही हैं 2016 से 2017 में नेपाल में। काफी क्लीन छवि है इनकी और काफी निडर है डिसीजन लेने में। ठीक है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से रही है, मतलब ये कह सकते हैं कि एंटी कम्युनिस्ट है। तो नेपाल में ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। नेपाल में अगर हम बात करें तो नेपाल कब से बना? 1769 में नेपाल कंट्री के तौर पर पहली बार सामने आया, और नेपाल को यूनाइटेड किया बाकी सारी रियासतों को इकट्ठा करके पृथ्वी नारायण शाह ने, जो वहां के किंग बने। और चूंकि नेपाली लोग मतलब गोरखा लोग काफी मतलब निपुण होते हैं लड़ने में, काफी बढ़िया निपुण होते हैं। गोरखा रेजिमेंट है अपने यहाँ पर। तो 1769 से लेकर 1846 तक वहां पर शाह डायनेस्टी रही। इस बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रचार प्रसार किया जब भारत में, तो उनका वॉर हुआ नेपाल के साथ, उन्होंने उनको हरा भी दिया। लेकिन गोरखाओं के वीरता को देख के वो काफी इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने उनके साथ एक संधि कर ली, जब हमको जरूरत होगी आप हमारे लिए लड़ने आ जाना, बाकी आप इंडिपेंडेंट रहिए। तो नेपाल पे कभी किसी कंट्री ने राज नहीं किया, वो हमेशा आजाद रहा। ठीक 1846 को नेपाल में एक मैसेकर हुआ, पब्लिक मैसेकर, कोर्ट मैसेकर जिसे बोलते हैं, जिसमें शाह डायनेस्टी को खत्म किया गया राणा डायनेस्टी ने। जंग बहादुर राणा जो हैं वो उस समय वहां के जनरल थे, और उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलके एक कोर्ट रूम में 30 से 40 जितने भी इन्फ्लुएंशियल पीपल थे नेपाल के उस समय, आर्मी के पॉलिटिशियंस थे, उन सबको मार दिया गया। उस समय के किंग थे राजेंद्र विक्रम शाह, जो मेंटली इल थे, और उनकी जो वाइफ थी राज्य लक्ष्मी, वही क्वीन थी और वही राज संभालती थी। क्वीन ने बाद में बहुत कोशिश की कि जंग बहादुर को हटाया जाए, लेकिन वो हटा ना सकी, और उन्हें और उनके पति को बाद में बनारस भेज दिया गया। ठीक है जी। तो ये सब चलता रहा, वहां पर डायनेस्टी और आती रही, मतलब डायनेस्टी तो राणा की ही रही, लेकिन उनके बेटे राज करते रहे, ये सब चलता रहा। ठीक है, बीच में फिर ये भी हुआ कि वहां पर मॉइस्ट की एंट्री होने के बाद वहां पर, ये मेन बात है, जब मॉइस्ट की पार्टी वहां बन गई, मॉइस्ट वहां वायलेंट मूवमेंट चलाने लगे कि राजशाही को हटाया जाए, कम्युनिस्ट सरकार लाई जाए। चाइना का सपोर्ट भी था, और उस समय इंडिया में नक्सल प्रॉब्लम आने लग गई थी। ये सब लोग एक ही हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो 1996 से लेकर 2006 तक वहां पर एक सिविल वॉर हुआ राजशाही और मॉइस्ट लोगों के बीच में। काफी हजारों लोगों को मारा गया, रेप्स हुए, मर्डर्स हुए। ठीक है, एक्सिक्यूशंस हुए, पब्लिक एक्सिक्यूशंस हुए, किडनैपिंग्स हुई। इसी दौरान में एक ऐसा कांड हुआ जिसके विषय में शायद आप जानते हो। 1 जून 2001 को
नेपाल की जितनी भी रॉयल फैमिली के 9 लोगों को उन्हीं के पैलेस में मार दिया गया, शूट कर दिया गया। नारायण हिती पैलेस है उनका, जिसमें किंग वीरेंद्र और क्वीन ऐश्वर्या थी, उनके और भी लोग होंगे उनकी फैमिली के, उनको सबको शूट कर दिया गया, मार दिया गया। और मारने का इल्जाम आया प्रिंस दीपेंद्र पर। और ये कहा गया कि भाई ये प्रिंस दीपेंद्र जो था ये लंदन गया था और लंदन में जाके इसको एक लड़की है देवयानी राणा, उससे लव हो गया और जो प्रिंस की फैमिली थी उसने मना कर दिया शादी करने से। इस वजह से उसने अपनी पूरी फैमिली को गोली मार दी और बाद में उसी दिन खुद को भी गोली मार दी। 3 दिन कोमा में रहा, फिर वो भी मर गया। अब ये तो एक सोची समझी प्लानिंग थी। ये पूरा हत्याकांड मोइस्ट ने किया था, इल्जाम दीपेंद्र पे लगा दिया और उसके बाद मोइस्ट की सरकार वहां पर बनती रही, नए नए प्राइम मिनिस्टर वहां पर आते रहे, हमेशा से आते रहे। और ये जो देवयानी राणा थी, ये देवयानी राणा जो है ये ग्वालियर में जो सिंधिया फैमिली है, तो जो जीवाजी राव सिंधिया थे, जो माधवराव सिंधिया के फादर थे, जीवाजी राव सिंधिया की बेटी थी उषा सिंधिया, उसकी बेटी थी देवयानी राणा। तो भाई मोइस्ट सरकार आती गई। 2008 में नेपाल जो हिंदू राष्ट्र था उसे सेक्युलर स्टेट बना दिया गया और ऐसा लॉ बनाया गया, इस तरह से इस देश को चलाया गया कि लोग गरीब होते गए और कम्युनिस्ट नेता अमीर होते गए। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया नेपाल के विषय में कि नेपाल में एक बात और है कि नेपाल से भी यूएस ने एक मिलिट्री बेस मांगा था, इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जस्ट ऊपर। और इसको लेकर भी ओली सरकार ने मना कर दिया क्योंकि वो तो प्रो चाइना है, वो तो चाहेंगे नहीं यूएस कभी आए। और कम्युनिस्टों को हटाना कौन चाहता है? यूएस। तो नेपाल में डायरेक्टली किसका हाथ है? यूएस का। क्योंकि भाई किसी भी प्रोटेस्ट को राइट्स में कौन चेंज करेगा? स्नाइपर्स। सेम टू सेम बांग्लादेश, सेम टू सेम लीबिया, ये हमेशा से होता आया है। इसको करने की कोशिश इंडिया में भी हुई थी। जब इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट हुई थी तो काफी लंबे टाइम तक जो किसान थे या जो और भी आंदोलन के लोग थे, वो लोग दिल्ली बॉर्डर पे रहे, सर्दी में गर्मी में वहां रहे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई। ठीक है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका राइट है। लेकिन 26 जनवरी को जिस तरह से सैकड़ों ट्रैक्टरों को लेकर लोग नई दिल्ली में घुस गए, तेज स्पीड में ट्रक चल रहे थे, ट्रैक्टर चल रहे थे, लाल किले पर अटैक किया गया, झंडा बदला गया, इतनी बेशर्मी उस दिन दिखाई गई, इतना उत्प्लव मचाया गया कि सरकार मजबूर होकर गोली चला दी। अगर सरकार एक बार भी फायरिंग कर देती, चाहे 2 लोग मरते या 10 बताते, 20 बताते, और पूरे दिल्ली में और पूरे इंडिया में दंगे शुरू हो जाते, माहौल खराब हो जाता, एनार्किज्म हो जाता सरकार के अगेंस्ट। फिर या तो सरकार को हटना पड़ता या भागना पड़ता। और विपक्षी अपनी सरकार फिर बनाते या इलेक्शन करते, जो भी करते। खैर, इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा मैच्योर्ड है, ज्यादा समझदार है। उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, करने दो, फायरिंग नहीं की गई। आफ्टर सम टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पब्लिकली अनाउंस किया कि उन्होंने किसान बिल्स को वापस लिया और ये कहा कि हमने नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ये वापस लिए हैं। नेशनल सिक्योरिटी कहां से बीच में आई? इसी वजह से बीच में आई। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इंडिया के आसपास पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल 3 साल के अंदर अंदर एक देश के चारों तरफ की 4 कंट्रीज में सत्ता परिवर्तन हो गया। और वहां पर जो सरकारें हैं वो इलेक्टेड सरकारें नहीं है, कहीं भी सारी सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड बाय यूएस। ये कोई ऐसा तो है नहीं है कि अपने आप हो गया, ये सोची समझी प्लानिंग है। और ये प्लानिंग है 2 वजह से। वो ये चाहते हैं कि भाई मिडिल ईस्ट में जो भी होगा उसमें हमको सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान से, ठीक है। चाइना को अगर सेटल करना है तो उसके लिए हमें एक क्रिश्चियन कंट्री चाहिए म्यांमार में, और रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए भी चाहिए। नेपाल का हमें सपोर्ट चाहिए, इंडिया को परेशान भी तो करना है क्योंकि इंडिया एक प्रोग्रेसिव कंट्री है और आफ्टर 10-15 ईयर्स इंडिया विल बी अ कंपटीटर टू यूएस,
ठीक है, ये बात यूएस जानता है। और सीआईए जो प्लानिंग करती है वो प्लानिंग कोई 10-15 साल की नहीं होती है, वो प्लानिंग 50-50 सालों की प्लानिंग ये लोग करते हैं। आज आप ये देखिए कि सीआईए ने अभी तक पिछले 70-80 सालों में 83 कंट्रीज की सरकारें चेंज की हैं। अब ये ऐसा काम तो है नहीं है कि जैसे ऑफिशियली अनाउंस किया जाए कि हमने ये किया है ना। जो जानकार होते हैं उन्हें पता होता है कि ये यूएस में सीआईए का काम है। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को आपने अच्छे से देखा, इसके लिए थैंक यू। आपके कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।